हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रेडियस का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है एंड अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करती है, किस किस फैक्टर्स पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है, ये सब अपन देख चुके हैं। आज हम एक टॉपिक देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन कैसे होती है। हमने ये तो देख ही लिया जेड इफेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस है वो अपने आउटर मोस्ट शेल पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में क्या किया जाता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू पूछी जाती है। आपको जेड इफेक्टिव कोई भी एक एटम दे दिया, लाइक सोडियम पोटेशियम कोई भी दे दिया, उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो आपसे क्या पूछ सकता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू पूछ सकता है। तो हम जेड इफेक्टिव को कैसे काउंट करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम अपन को दिए हुए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। ठीक है, और सिग्मा एक्चुअली जो भी एटम अपन को दिए हुआ होगा उसका एटॉमिक नंबर तो हमें पता होगा जेड क्या है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा। जैसे ही हम सिग्मा फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो अब सिग्मा को निकालने की वैल्यू हमें पता चले कि हम सिग्मा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 3 रूल हैं। सिग्मा की वैल्यू बता रखी है आपको कि एक कोई भी एटम है उसमें ये वैल्यू सिग्मा की आप रखेंगे तो इस तरह से आप सिग्मा काउंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखो रूल फर्स्ट क्या है, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एनएस एंड एनपी ऑर्बिटल सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनएस या एनपी ऑर्बिटल से उनमें प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.35 सिग्मा की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, रूल सेकंड बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल, यदि इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में प्रेजेंट है तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आने वाली है, 0.85। कितनी आएगी, 0.85। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो n-1 शेल में प्रेजेंट है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.85 होगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन n-2 सब शेल में प्रेजेंट है तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो आपको ये 3 वैल्यू ध्यान में रखनी है। आपको ये 3 वैल्यू पता रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, सिग्मा की वैल्यू किसी भी एटम के लिए, जो भी एटम हमें दिया है उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। अब हमने बोला है सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, जेड इफेक्टिव काउंट करना है। इसने पहले दे दिया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम को उसके लिए हमें काउंट करना है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का हम जेड सिग्मा कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको छोड़कर जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सोडियम में उनका सबका अपन काउंट करेंगे, लेकिन सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं करेंगे। कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये 3s1 और हमें इसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पूछा है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए कभी भी सिग्मा को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये कौन सी शेल थी अपने पास, ns थी। ये कौन सी शेल हो जाएगी अपने पास, n-1, और ये कौन सी होगी, n-2। अब इसे हम देखते हैं। देखो ये तो ns शेल होगी, ये n-1 होगी, n-2 होगी। ns शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए हमें काउंट नहीं करना है। काउंट नहीं करना है तो 0.35 की वैल्यू नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं n-1 के लिए। n-1 शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 0.85 थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो, 6 and 2 8। ठीक है, तो 8 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0.85 से। 8 को 0.85 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब n-2 सब शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन से 2 है, प्लस करो 2 इंटू n-2 सब शेल के लिए कितनी वैल्यू थी सिग्मा की, 1। तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.8। ठीक है, 8.8 के करीब आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये अपने पास किसकी वैल्यू थी, सिग्मा की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव निकालना है। हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो देखो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब आपको सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो 11 रखो। देन सिग्मा की वैल्यू हमने काउंट करी, कितनी आई, 8.8 आई, 8.8 रख दो। ठीक है,
अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी, और वो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी 2.2। ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जेड इफेक्टिव किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है जिंक। ठीक है, हमने किसका एग्जांपल लिया, जिंक। अब जिंक का भी हमें सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 30 एटॉमिक नंबर होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। काउंट करो 30 है क्या, 6 and 4 10। ठीक है, ये 10 20, 6 और 4 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, जिंक के भी लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केवल लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए अपन को क्या करना है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो देखो 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना है क्योंकि एक के लिए पूछा है। यदि एक के लिए पूछा है तो हम सिर्फ किसके लिए काउंट करेंगे, सिर्फ एक के लिए काउंट करेंगे। वो जो एक पूछा है उसके लिए काउंट नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको बताई है, आपको उसके लिए कभी भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एन सब शेल के लिए कितना था, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 0.35 थी। तो करो 1 इंटू 0.35 प्लस, अब देखो ये n-1 सब शेल है, ये n-2 है। ठीक है, नाउ अब आप देखो ns हो गया, n-1 सब शेल हो गई। ठीक है, अब इसको काउंट करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 6 and 2 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 0.85। ठीक है, 18 इंटू 0.85 हो गया। ठीक है, अब ये देखो n-2 सब शेल है, n-2 सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए n-2 सब शेल के लिए वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की 1 होती है। अब इन सबको काउंट करो आप, प्लस करो ये सिग्मा की वैल्यू अपने पास 0.35 प्लस 18 को इससे करेंगे तो 15.3 कुछ आएगा, एंड दिस विल बी 10। ओके, तो ये टोटल वैल्यू अपने पास आएगी 25.65। तो सिग्मा की वैल्यू अपने पास क्या आई, 25.65। ठीक है, अब अपन को जेड इफेक्टिव निकालना है, जिनका वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, तो अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 30 माइनस 25.65। ओके, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, 4.35 समथिंग कुछ आएगा। एग्जैक्ट आप इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 रूल ध्यान में रखने हैं कि सिग्मा किस किस इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे वैल्यू डिफाइन की गई है, वो वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, और हम क्या काम कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव काउंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एटम हमें दिए हुए, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें सबका पता है, हमने पीरियोडिक टेबल बनाना भी सीखी है, सब पता है हमें। तो कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, उनकी वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको कोई भी एटम दे देगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या पूछ सकते हैं, जेड इफेक्टिव काउंट करवा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यदि हम कोई एटम लें, ठीक है, वो एटम क्या होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, मतलब एक अकेला एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। उससे यदि अपन को कोई भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में ये बात आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से अपन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यदि कोई सॉलिड एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको यदि कभी बोल दिया जाए, दे दिया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आप कभी भी उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपको मैंने जो बताया वही डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। कोई भी अपने पास कोई एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उससे अपन को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो
आयनेशन एनर्जी को मेजर किस में करते हैं हम? किलोजूल पर मोल में मेजर की जाती है। आयनेशन एनर्जी की मेजरिंग किस में करते हैं? किलोजूल पर मोल में होती है, ठीक है। एंड अब देखो ये मैंने एक कोई भी एटम ले लिया, वो गैसियस एटम है, ठीक है। उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको M+ बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो डोनेट कर दिया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया? M+ बन गया, ठीक है, केटायन बन गया। तो इसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोल दिया अपन ने? आयनेशन एनर्जी फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, हमारे पास ये एटम आ गया, इससे हमने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहा तो उसको जितनी एनर्जी दी उसको अपन ने क्या बोल दिया? आयनेशन एनर्जी सेकेंड। इसी तरह हमने इसको क्या बोल दिया? आयनेशन एनर्जी 3। इनको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो थर्ड आयनेशन एनर्जी होती है वो हमेशा सेकंड एंड फर्स्ट से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो यदि अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो उतना ही मुश्किल होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक हमने कोई भी एटम लिया, उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो सोडियम का एग्जाम्पल यही 11, इसका जो लास्ट होता है हमें पता है, देखो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। ये 3s1 न्यूक्लियस से बहुत दूर है ये इलेक्ट्रॉन, इसको अपन आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स फिर और ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें क्या होगी? ज्यादा मुश्किल होगी। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज्यादा मुश्किल होगी। तो जो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी होती है, तो जो आयनेशन एनर्जी थर्ड होगी, है ना, उसको निकालने में हमें क्या होगी? ज्यादा दिक्कत होगी, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आयनेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? थर्ड वाली ज्यादा होती है सेकंड एंड फर्स्ट से। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आयनेशन एनर्जी क्या होती है वो थर्ड की ज्यादा होती है सेकंड एंड फर्स्ट से, ठीक है। एंड आयनेशन एनर्जी क्या होगी तो आपको पता चली गया। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा हमने, तो उसी को जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इफेक्टिव कैसे डिपेंड करता है आयनेशन एनर्जी पे? तो आयनेशन एनर्जी क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव क्या होता है? हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो जितना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है बाहर की सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन पे, उसको क्या बोल देते हैं अपन? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा मतलब जेड इफेक्टिव उतना ही बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आयनेशन एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें उतनी दिक्कत होगी, हमें उतनी ही ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? उसकी आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इस तरह क्या हो जाता है? आयनेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये जेड इफेक्टिव पे आयनेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है? वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और घटेगा तो आयनेशन एनर्जी भी घटेगी, ठीक है। अब एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक रेडियस पे आते हैं अपन। क्या होता है? आयनेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक रेडियस की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस बढ़ गई मतलब नंबर ऑफ सबशेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस से वो क्या कर रहा है? एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होने पे दूर जा रही है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आयन न्यूक्लियस से उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ी तो क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा? आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। कम आयनेशन एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? एटॉमिक रेडियस बढ़ने से आयनेशन एनर्जी क्या कर रही है? दूर जा रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हमने एटॉमिक रेडियस का तो सब पहले देख लिया था कि एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है। now आयनेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? आयनेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के क्या करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा एटम होगा उसके क्या होंगे? जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे? न्यूक्लियस से उतने ही ज्यादा दूर होंगे। मतलब उसकी बहुत बड़ी एटॉमिक रेडियस है तो क्या होगी? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर होंगे, तो क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? उतना ही ईजी होगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम काम कर रहा है। यदि अट्रैक्शन फोर्स कम है तो आराम से अपन इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या हो जाएगा? आयनेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस छोटी होगी आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? अब आता है मेन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के या नंबर ऑफ सबशेल के, ठीक है। आप देखो मैंने कल बताया था कि नंबर ऑफ सबशेल ग्रुप में डाउन जाते तो क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे पीरियड में ग्रुप में अपन मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, तो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अदर पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखो एस की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एस होता है वो न्यूक्लियस से सबसे पास होता है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, फिर नाउ पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, ऐसे आता है। तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास में होगा, एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास में है, तो ये न्यूक्लियस अपना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगाएगा, एस पे लगाएगा। ठीक है, इस पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते। जितनी ज्यादा अपन इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है और न्यूक्लियस अपना सारा अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगा पाता है, एस पे लगा पाता है। फिर पी पे थोड़ा कम हो जाएगा, डी पे और कम हो जाएगा और एफ पे और कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आसानी से निकाल पाएंगे, दूर दूर जाएगा तो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी अपन को ध्यान में रखना है। ऑर्डर क्या होता है, एस पी डी एफ, मैंने आपको समझा दिया है कैसे होते हैं। ठीक है, अब आती है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल। ठीक है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी में जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो आपको ये एक पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल। देखो यदि कोई भी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, ठीक है, लाइक अपन पी का एग्जांपल ले लेते हैं, पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड किए जा सकते हैं, 6। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 2 एंड इसके अंदर 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये फुल फिल ऑर्बिटल है। ठीक है, और हाफ कितना हो जाएगा, हाफ फिल ऑर्बिटल p3 हो जाएगा। तो p6 की एनर्जी हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसके अंदर क्या है, ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमेशा क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो हाफ फिल्ड होता है उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एंड जो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको हाफ फिल एंड फुल फिल का ये ध्यान में रखना है। अभी हम 1-2 एग्जांपल करेंगे तब आपको पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन कि ये हाफ फिल्ड आ रहा है, फुल फिल्ड आ रहा है। तो आपको हमेशा नंबर से चेक करना है, जेड इफेक्टिव चेक करना है, एटॉमिक रेडियस चेक करनी है, फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है नहीं ऑर्बिटल, वो सब चेक करना है। यदि आप बिल्कुल अच्छे से ऑल चीज किन किन पे डिपेंड करता है वो सब क्वेश्चन में लगा के चेक करोगे तो आपकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी दिया हुआ होगा आयनाइजेशन एनर्जी पे वो सही होगा। ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर्स है, मैंने 5 फैक्टर लिख रखे हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि कैसे होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट का आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद में स्टेबिलिटी, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल किया जाती है। अब 2-3 और बच गया है हमारे पास कि किन पे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं, फिर हम अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करेंगे उसको भी हम देख लेंगे, जैसे कल हमने एटॉमिक रेडियस देखी थी। ठीक है, हमने अपना वेरिएशन देख लिया कि किस किस पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि और 2 या 3 टॉपिक बचे थे, मैंने कहा था 2 फैक्टर और बचे हैं जिसको कैसे वेरिएशन करते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करते हैं हम देखेंगे। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये टर्म सब जानते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं एटॉमिक रेडियस के मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। यदि आपको नहीं पता स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए और उससे सीखे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको फटाफट पता चल जाएगा, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कोई भी
आउटर शेल के और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल पे क्या करते हैं, अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। यदि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल है तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पावरफुल है। दैट्स मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, ये अभी आप वापस से समझिए। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको कल ही समझाया था। कैसे समझाया था, देखो ये अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, आप समझिए, और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या करते हैं, अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। यदि ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगाते हैं, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल है, तो जो ये न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, नहीं लगा पाता है। यदि ये अपना अट्रैक्शन फोर्स इन न्यूक्लियस पे नहीं लगा पा रहा है तो क्या होगा, ये जो साइज होगी वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो साइज क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है, मतलब ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको निकालने के लिए आयनेशन एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल था, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल था तो क्या था, आयनेशन एनर्जी कम थी। तो हमें साफ पता चल रहा है कि आयनेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और कैसे होगी वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे से देखिए, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो टोटल चार्ज ऑन एटम और आयन, ठीक है, चार्ज पे एटम और आयन से कैसे वेरी करती है आयनेशन एनर्जी। तो एक चीज देखो, मैंने आपको जब सक्सेसिव बताया, अभी पहले मैंने आयनेशन एनर्जी बताई, तब मैंने बताया था कि थर्ड आयनेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेकंड और फर्स्ट से हमेशा ज्यादा होगी। मतलब इधर देखो m प्लस है, m2 प्लस है, m3 प्लस है, m4 प्लस है। अब आप इसको खुद ही बता सकते हो, अब आप खुद इसका वेरिएशन निकाल सकते हो कि इसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी। मुझे पता है आप सबने निकाला होगा कि आयनेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, m4 प्लस की सबसे ज्यादा होगी। कैसे होगी, m4 प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो इसका अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो क्या होगा, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास में, उस पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है तो आयनेशन एनर्जी निकालने में क्या करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी। तो क्या होगा, आयनेशन एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। तो उस आयनेशन एनर्जी को ज्यादा देने के लिए इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए इसके अंदर यही है, क्या है, removal of electron from positive charge ion is more difficult than neutral atom because of its smaller size and high nuclear charge, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी क्या होगी, आयनेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो केटायन बना रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बना रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर उसकी डिक्रीज हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन पे क्या लग रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आयनेशन एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखो इसका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमने अफेक्ट देख लिए कि किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनेशन एनर्जी पे। हमने देख लिया, साइज का देख लिया, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का देख लिया, और नंबर ऑफ सबशेल देख लिया। आयनेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है, ये सब हमने देख लिया। अब बात आती है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप इनका क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वेरिएशन हम देखते हैं पीरियड में, वेरिएशन इन पीरियड, ठीक है। अब आप खुद बताओगे, मैंने जब एटॉमिक रेडियस बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उधर मूव करेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। याद आया, मैंने कल ही आपको बताया कि क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिससे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अब जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो हमें तो पता है आयनेशन एनर्जी क्या करती है, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखो पीरियड में यदि अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज,
दिस केस इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, पता चल गया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और क्यों होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। तो पीरियड में यदि आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या होगा, मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे। अब आप अपने सारे फैक्टर्स देख लीजिए कि कैसे इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप अपने आप ही बता सकते हो। मूविंग डाउन जाओ, ग्रुप में डाउन जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है। हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो हम जब ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, कोई भी ग्रुप ले लिया, उसमें अपन यदि डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो रही है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हमें पता है कि यदि ग्रुप में डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो साफ साफ है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, मूविंग डाउन द ग्रुप में यदि अपन डाउन जाएंगे तो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल तो प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, हमें पता है, हमने एटॉमिक रेडियस के देखा था तब उसमें पढ़ा था, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी के 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होने वाले हैं। देखो ये एग्जांपल है O2 F Na एंड Mg2+। तो आप एक चीज देखो, इसके अंदर क्या मैंने आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बताई थी, वो सीरीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, क्या बोला था मैंने, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं लेकिन उनका जो चार्ज होता है न्यूक्लियर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, एटॉमिक नंबर 2 आ रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन 9 होता है, एक और आ रहा है, 10 हो रहा है, ये एक रिमूव कर रहा है, 11 होता है, तो इसका रिमूव करने पे 10 आ जाएगा। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, 2 रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ठीक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब हम देखते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, हमें तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है तो आप एक चीज देखिए, इसके अंदर इसका साइज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका साइज का ऑर्डर बता दीजिए आप मेरे को। मैंने जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज बताई तब बताया था, तो साइज का ऑर्डर हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर देखो नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसकी साइज सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर है। ठीक है, अब जो साइज का ऑर्डर उसका उल्टा क्या होने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होने वाला है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, Mg2+ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम Na+ की होने वाली है, फिर F- की एंड फिर O2- की होने वाली है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक रेडियस से साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब इनका इसका ऑर्डर तो बहुत ही इजी है, आप बहुत अच्छे से कंपेयर करके बता सकते हो। क्योंकि देखो मैंने आपको जब है ना पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, समझाई थी ट्रिक के साथ कैसे बनाते हैं, तो उसका याद करो। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यही बताया था मैंने। देखो आपको क्या ये सेकंड ग्रुप नजर आ रहा है, सेकंड ग्रुप नजर आ रहा है, ये सेकंड ग्रुप। और देखो बेटा मांगे कन्या, ठीक है, ये 3 दे रखे हैं, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ग्रुप में डाउन जा देंगे क्या हम, ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बेरिलियम की होने वाली है, उससे कम मैग्नीशियम की, सबसे कम कैल्शियम की। तो ये क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 2 एग्जांपल समझ में आ गए। ऐसे बहुत से एग्जांपल जो आपको करने हैं, आप करोगे बिल्कुल अच्छे से देख के, तो सारे एग्जांपल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है, ये सब देख लिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि अलोंग द पीरियड इसका वेरिएशन क्या होता है, अलोंग द ग्रुप इसका वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, हमने जो इफेक्ट्स देखे थे किस पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है, कैसे वेरी करेगी, उसका हम क्या निकाल सकते हैं पीरियड में, और अलोंग द ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हमने सब देख लिया, हमने 2 एग्जांपल भी देख ली इसकी बेस पे। ठीक है, अब हम आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस ये सब देखेंगे और थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।